एट्रोसिटी एक्ट के आप लोगों ने अगले भाग नहीं सुने तो पहले भाग सुन लीजिए, क्योंकि आधे से सुनोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार बार सुनिए, लगातार सुनते रहिए, तब जाकर आपको याद रहेगा और समाज के अधिकार की बात आप करोगे और इससे ज्यादा लोग तक पहुंचाएं, शेयर करें। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का 11 सितंबर 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित 2018 का 27। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और विशेष अदालतों का प्रावधान करने के लिए और अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक अधिनियम, उससे जुड़ा मामला प्रासंगिक है। इसलिए भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद निम्नानुसार अधिनियम बनाती है। अध्याय 1 परिचय 1 संक्षिप्तीकरण संज्ञा क्षेत्र और दीक्षा 1 इस अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहा जाएगा। 2 यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा। 3 यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशन द्वारा तय करेगी। 2 परिभाषाएं 1 जब तक इस अधिनियम में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। 9 अत्याचार का अर्थ धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। संहिता का अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 की रसीद। बीबी आश्रित का अर्थ है पीड़ित का जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, भाई और बहन जो अपने समर्थन और भरण पोषण के लिए पूरी तरह से ऐसे पीड़ित पर निर्भर हैं, मुख्य रूप से निर्भर करता है। बीसी आर्थिक बहिष्कार का अर्थ है 1 किसी अन्य व्यक्ति के साथ सौदा करने, काम करने या व्यापार करने से इनकार करना, या 2 सेवाओं को प्राप्त करने सहित अवसरों से इनकार करना या स्थानापन्न स्वीकार करके सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदात्मक अवसरों से इनकार करना, या 3 उन शर्तों के तहत कोई भी कार्य करने से इनकार करना जिन पर कार्य आमतौर पर व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए जाते हैं, या 4 उन संबंधों से दूर रहें जिनमें एक व्यक्ति दूसरे के साथ व्यावसायिक या व्यावसायिक संबंध बनाए रखता है। बीडी विशेष न्यायालय का अर्थ है विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय। B1 अधिकार का वही अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत दिया गया है। BF मैनुअल स्कैवेंजर का वही अर्थ होगा जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड G के तहत दिया गया है। बी लोक सेवक का अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा -21 के तहत परिभाषित किसी भी लोक सेवक के साथ साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय लागू कानून के तहत लोक सेवक माना जाता है और इसमें केंद्र सरकार या शामिल है राज्य सरकार जैसा भी लागू हो, एक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति में शामिल हैं। सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ होंगे जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा 24 और धारा 25 के तहत क्रमशः दिए गए हैं। विशेष न्यायालय का अर्थ धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट सत्र न्यायालय है। 6 विशेष लोक अभियोजक का अर्थ है धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट लोक अभियोजक या अधिवक्ता। ये अनुसूची का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची। ईबी सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है
किसी व्यक्ति को किसी भी पारंपरिक तरीके से सेवाएं प्रदान करने या स्वीकार करने की अनुमति देने से इनकार करना या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने से रोकना या उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करना। इसी पीड़ित का अर्थ है एक व्यक्ति जो धारा -2 की उपधारा 1 के खंड सी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के अंतर्गत आता है और जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक पीड़ित है। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के परिणामस्वरूप भावनात्मक या आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है या उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है और इसमें उसके रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं। शामिल ईडी गवाह का अर्थ है एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत है और परिस्थितियों से परिचित या किसी अपराध से संबंधित जांच या परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक कोई जानकारी या ज्ञान रखने वाला और उस समय जानकारी देने या बयान देने के उद्देश्य से कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले की जांच या सुनवाई में ऐसे अपराध का शिकार होना शामिल है। इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 1872 का 1 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 में और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है। 2 इस अधिनियम में किसी कानून या उसके किसी प्रावधान का कोई भी संदर्भ उस क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसा कानून या प्रावधान लागू नहीं है किसी भी समकक्ष कानून के संदर्भ के रूप में माना जाएगा यदि वह उस क्षेत्र में लागू है। अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए सजा। 1 कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो। 9 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करता है। तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित या किसी अपराध से संबंधित जांच या परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक कोई जानकारी या ज्ञान रखने वाला और उस समय जानकारी देने या बयान देने के उद्देश्य से कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले की जांच या सुनवाई में ऐसे अपराध का शिकार होना शामिल है। इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 1872 का 1 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 में और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है। 2 इस अधिनियम में किसी कानून या उसके किसी प्रावधान का कोई भी संदर्भ उस क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसा कानून या प्रावधान लागू नहीं है किसी भी समकक्ष कानून के संदर्भ के रूप में माना जाएगा यदि वह उस क्षेत्र में लागू है। अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए सजा। 1 कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो। 9 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करता है। स्पष्टीकरण खंड एफ और खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति गैरकानूनी में 9 व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध। 1 व्यक्ति की सहमति को छोड़कर। सी उस व्यक्ति की सहमति से जहां ऐसी सहमति उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को जिससे ऐसे व्यक्ति का हित संबंधित है मृत्यु या चोट के खतरे में डालकर प्राप्त की जाती है या में उपज देने वाले भूमि रिकॉर्ड शामिल हैं।
ज अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को भिखारी बनाता है या सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाई गई अनिवार्य सेवाओं के अलावा अन्य प्रकार की जबरन या बंधुआ मजदूरी कराता है। आय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु अवशेषों का निपटान करने या ले जाने या कब्र खोदने के लिए मजबूर करना। परसेंट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मैला ढोने के काम में लगाता है या उसे ऐसे उद्देश्य के लिए नियोजित करता है या उसे ऐसा काम करने की अनुमति देता है। 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को देवदासी के रूप में किसी देवता, मूर्ति, मंदिर या अन्य धार्मिक संस्थान में समर्पित होने या ऐसी किसी अन्य प्रथा के लिए उकसाता है या प्रोत्साहित करता है या उपरोक्त कृत्यों की अनुमति देता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की हानि या उत्पीड़न के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने देता है और उसके कारण ऐसा करवाता है। जानबूझकर अपमानित करने के इरादे से किसी सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करता है या डराता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य का जाति संबंधी अपमान करता है। मैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा पवित्र या उच्च प्रतिष्ठा वाली मानी जाने वाली वस्तु को नष्ट, क्षतिग्रस्त या अपवित्र करता है। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए वस्तु का अर्थ मूर्ति, तस्वीर और छवि है। लिखित और मौखिक शब्दों या किसी संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावनाओं को प्रोत्साहित या भड़काने का प्रयास करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अत्यधिक सम्मानित माने जाने वाले किसी भी मृत व्यक्ति का लिखित या मौखिक शब्दों या किसी अन्य तरीके से अपमान। किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को उसकी सहमति के बिना जानबूझकर यौन स्पर्श करता है, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला है। 2 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला से पहले वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यह जानते हुए भी कि वह एक महिला है, यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या इशारों का उपयोग करता है। स्पष्टीकरण उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, इशारों या किसी अन्य गैरमौखिक संचार द्वारा एक निर्दिष्ट कार्य में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक महिला शारीरिक प्रकृति के किसी भी प्रकार के यौन कृत्य के खिलाफ है। विरोध मत करो सिर्फ इस तथ्य के कारण कि वह यौन संबंध रखती है। अधिनियम के प्रति सहमति व्यक्त करना नहीं समझा जा सकता। इसके अतिरिक्त किसी महिला का यौन इतिहास, जिसमें अपराधी भी शामिल है, सहमति का इरादा नहीं बनेगा या अपराध को कम नहीं करेगा। स्माइली अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले किसी झरने, जलाशय या पानी के किसी अन्य स्रोत को खराब या दूषित कर देता है, जिससे यह सामान्य उपभोग के लिए कम उपयुक्त हो जाता है। किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक शरण के स्थान पर पारंपरिक अधिकार से वंचित करना या ऐसे सदस्यों को उस स्थान का उपयोग करने या जाने से रोकने के लिए बाधा उत्पन्न करना जहां उन्हें जाने या उपयोग करने का अधिकार है या पहुंच। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना घर, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है या कारण बनता है। लेकिन इस खंड में निहित कोई भी बात सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्य पर लागू नहीं होगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह से बाधा डालता है और बाधा डालता है।
किसी क्षेत्र की सार्वजनिक संपत्ति का दूसरों के साथ साझा उपयोग करना या कब्रिस्तान या श्मशान या किसी नदी, नाले, झरने, कुएं, टैंक, टंकी, पानी के नल या अन्य जल स्थान या अन्य स्नान घाट, किसी सार्वजनिक वाहन, किसी का उपयोग करना, सड़क या सड़क का उपयोग करना। साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों पर जूते या नए कपड़े पहनना या बारात निकालना, बारात के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन की सवारी करना। बजाय जनता या उसी धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रवेश करना या उसमें भाग लेना या जुलूस सहित कोई धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस निकालना। किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के लिए खुले किसी स्थान में प्रवेश करना या जनता के लिए बने किसी बर्तन या चीजों का उपयोग करना। या 6 किसी भी व्यवसाय या रोजगार, व्यापार या व्यवसाय या रोजगार से जिसका जनता या किसी अन्य समूह के अन्य सदस्यों को उपयोग या पहुंच का अधिकार है। जेडबी कथित तौर पर जादू टोना करने या डायन होने के कारण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट या मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। जेडसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या परिवार या समूह को सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार का कारण बनता है या धमकी देता है। उस व्यक्ति को कम से कम 6 महीने और कम से कम 5 साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी। 2 कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य दोषी ठहराने के इरादे से या यह जानते हुए कि उसे वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत मौत की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, गलत सबूत देता है या बनाता है, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषी ठहराया जाता है और फांसी दी जाती है, तो ऐसा झूठा साक्ष्य देने या पेश करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। मौत की सजा दी गई। 2 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराने के इरादे से झूठा साक्ष्य देता है या बनाता है जो मौत की सजा नहीं है, लेकिन 7 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, या यह जानते हुए कि ऐसा करना उसे दोषी ठहराए जाने की संभावना है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 6 महीने से कम नहीं हो सकता है, लेकिन जिसे 7 साल या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति को आग से या किसी विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाता है, यह जानते हुए कि ऐसा करने से संपत्ति को नुकसान होगा, उसे कम से कम 6 महीने और कम से कम 7 महीने की कैद की सजा दी जाएगी, साल और जुर्माने के साथ। 4 यह जानते हुए या जानते हुए कि किसी भवन का उपयोग आमतौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा प्रार्थना या पूजा स्थल के रूप में या मानव निवास स्थान के रूप में या संपत्ति के रखरखाव के स्थान के रूप में किया जाता है, आग लगा देगा, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से इमारत नष्ट हो जाएगी, जो कोई भी विस्फोटक करेगा उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 5 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 45 के तहत 10 साल या उससे अधिक अवधि के कारावास के लिए उत्तरदायी होगा, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। 5 यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य है, ऐसे व्यक्ति या ऐसी संपत्ति के अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अपराध करता है, तो वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा। ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता निर्दिष्ट दंड और जुर्माने का निर्धारण भी किया जाएगा। 6 यह जानते हुए कि इस अध्याय के तहत कोई अपराध किया गया है,
60 दिनों के भीतर जांच कर विशेष अदालत या विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना और यदि कोई देरी हो तो उसे लिखित रूप से स्पष्ट करना। एफ किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सही ढंग से बनाना, तैयार करना और अनुवाद करना। 3 इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना, लेकिन इस संबंध में प्रशासनिक जांच की अनुशंसा के बाद ही लोक सेवक के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। 3 एक विशेष अदालत या विशेष अदालत उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक द्वारा कर्तव्य के किसी भी उल्लंघन का संज्ञान लेगी और ऐसे लोक सेवक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का निर्देश देगी। धारा 5 बार दोषी ठहराए जाने पर अतिरिक्त सजा। जो कोई भी इस अध्याय के तहत किसी अपराध के लिए पहले दोषी ठहराया जा चुका है, उसे दूसरे अपराध या दूसरे अपराध के बाद किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, वह कम से कम एक अवधि के लिए कारावास के लिए उत्तरदायी होगा। वर्ष, लेकिन उस अपराध के लिए निर्धारित सजा तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 6 भारतीय आपराधिक अधिनियम 1860 का 45 के कुछ प्रावधानों को लागू करने से संबंधित। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन भारतीय दंड अधिनियम 1860 का 45 की धारा 34 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय 5A, धारा 149 और अध्याय 23 के प्रावधान जहां तक संभव हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत की आपराधिक संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होता है। धारा 7 कुछ व्यक्तियों की संपत्ति को सरकार में शामिल करने का मामला। 1 जहां किसी व्यक्ति को इस अध्याय के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, विशेष न्यायालय किसी भी सजा का फैसला करने के अलावा लिखित आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि उस व्यक्ति की चल या अचल या दोनों संपत्ति का उपयोग इस अपराध में किया गया है। अपराध सरकार को जब्त कर लिया जाएगा। 2 जब किसी व्यक्ति पर इस अध्याय के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाने वाला विशेष न्यायालय आदेश दे सकता है कि ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसके स्वामित्व वाली सभी या कोई चल या अचल संपत्ति या दोनों को जब्त कर लिया जाए और जब ऐसी न्यायिक कार्यवाही की जाए दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप इस प्रकार जब्त की गई संपत्ति इस अध्याय के तहत लगाए गए किसी भी दंड की वसूली के उद्देश्य से आवश्यक होने तक सरकार में दर्ज की जाएगी। धारा 8 अपराधों का अनुमान। इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही में यदि यह साबित हो जाता है कि 9 यदि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत किसी अभियुक्त को या किसी ऐसे व्यक्ति को अपराध के संबंध में कोई वित्तीय सहायता दी है जिस पर अपराध करने का उचित संदेह है, तो विशेष न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित न हो यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्तियों ने उकसाया है अपराध। इस अध्याय के तहत एक अपराध व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किया गया है भूमिया। यदि यह किसी अन्य मामले के संबंध में चल रहे विवाद का परिणाम था तो यह माना जाएगा कि अपराध उसी इरादे को पूरा करने के लिए या उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया था। सी यदि आरोपी को पीड़ित या उसके परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी है और इसके विपरीत सबूत के अभाव में अदालत द्वारा यह माना जाएगा कि आरोपी को पीड़ित की जाति या जनजाति के बारे में जानकारी थी। धारा 9 प्राधिकार के प्रत्यायोजन का मामला। 1 संहिता या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार यदि वह ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझती है। 9 इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को रोकने और पूरा करने के लिए या 1 इस अधिनियम के तहत कोई भी मामला या मामलों का वर्ग किसी समूह के लिए किसी जिले या उसके हिस्से में राजपत्र में प्रकाशन द्वारा
राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी संहिता के तहत या जैसा भी मामला हो, किसी मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे जिले या उसके हिस्से में और विशेष रूप से गिरफ्तारी, जांच और विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र सौंप सकता है। 2. पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के सभी अन्य अधिकारी इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, योजना या आदेश के प्रावधानों को लागू करने में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे। 3. संहिता के प्रावधान जहां तक संभव हो उपधारा 1 के तहत अधिकारी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के संबंध में लागू होंगे। 3. निर्वासन का मामला। धारा 10 अपराध करने की संभावना वाले व्यक्ति को हटाने के संबंध में एक विशेष न्यायालय शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान के अनुच्छेद -244 में या उप के खंड 7 के प्रावधानों के तहत संदर्भित अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किसी भी क्षेत्र में अनुच्छेद 21 की धारा 2 जब किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अध्याय 2 के तहत अपराध करने की संभावना हो तो न्यायालय लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर क्षेत्र छोड़ने का आदेश दे सकता है। आदेश में ऐसे मार्ग से और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है उसे आदेश दिया जा सकता है कि वह उस क्षेत्र में वापस न लौटे जहां से उसे छोड़ने का आदेश दिया गया था, उसके बाद 3 साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं। 2. विशेष न्यायालय उपधारा 1 के तहत आदेश के साथ उस उपधारा के तहत आदेश देने वाले व्यक्ति को वह कारण बताएगा जिसके लिए आदेश दिया गया है। 3. विशेष न्यायालय ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति की उपस्थिति पर जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता है। उपधारा 1 के तहत बनाया गया धारा 11 प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से नहीं हटता है और हटाने के बाद पुनः प्रवेश करता है। 1. कोई व्यक्ति जिसे किसी क्षेत्र से हटाने के लिए धारा 10 के तहत आदेश जारी किया गया है जब तक कि उसने उपधारा 2 के तहत विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की है। 9. निर्देशानुसार स्वयं को नहीं हटाता है या b. स्वयं को हटा दिया गया है लेकिन आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर। ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने पर विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा और उसे पुलिस हिरासत में लेकर उस क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर ले जाएगा जो वह निर्दिष्ट कर सकता है। 2. विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को जिसके संबंध में धारा 10 के तहत आदेश दिया गया है उस क्षेत्र में वापस कर सकता है जहां से उसे हटाने का आदेश दिया गया है, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट किया जा सकता है आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन अनुमति दे सकता है और उसे निर्धारित शर्तों के उचित अनुपालन के लिए जमानत के साथ या बिना बांड देने का निर्देश दे सकता है। 3. विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुमति रद्द कर सकता है। 4. कोई भी व्यक्ति जो ऐसी अनुमति के साथ उस क्षेत्र में लौटता है जहां से उसे हटाने का आदेश दिया गया था उस पर लगाई गई शर्तों का पालन करेगा और उस अस्थायी अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद जिसके लिए उसे ऐसी अनुमति दी गई थी अस्थायी अवधि की समाप्ति से पहले रद्द किए जाने पर वह खुद को क्षेत्र से हटा लेगा और नए परमिट के बिना धारा 10 के तहत निर्दिष्ट अवधि के असमाप्त शेष के भीतर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। 5. यदि कोई व्यक्ति लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने या उसके अनुसार खुद को हटाने में विफल रहता है या खुद को हटाने के बावजूद नई अनुमति के बिना किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है या लौटता है तो विशेष अदालत उसे गिरफ्तार कर लेगी और निर्दिष्ट पुलिस हिरासत में भेज देगी। उसके द्वारा इसे क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाएगा। धारा 12 जिन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा
10 के अंतर्गत आदेश दिया गया है उनकी माप एवं फोटो आदि लेने का मामला। एक प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के तहत आदेश दिया गया है, यदि विशेष न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी माप और तस्वीरें लेने का आदेश दिया गया है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। 2. जब उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अपने माप या तस्वीरें लेने के लिए मजबूर होने पर विरोध करता है या लेने से इनकार करता है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना वैध होगा। 3. उपधारा 2 के तहत माप या फोटो लेने का विरोध करना या इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध होगा। 4. जब धारा 10 के तहत कोई आदेश रद्द किया जाता है तो उपधारा 2 के तहत लिए गए सभी माप और तस्वीरें नकारात्मक सहित नष्ट कर दी जाएंगी या उस व्यक्ति को सौंप दी जाएंगी जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है। धारा 13 धारा 10 के तहत आदेश के उल्लंघन पर सजा। धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।